एक छोटे से शहर में सेठ प्रताप सिंह का नाम हर गली मोहल्ले में गूंजता था। उनके नाम के अनुरूप उनका रुतबा और उनकी संपत्ति भी अपार थी। करोड़ों की जायदाद, बैंक में मोटा बैलेंस, सोने चांदी के आभूषण और नकद राशि की तो कोई गिनती ही नहीं थी। प्रताप सिंह जी ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और समझदारी से ये सब कमाया था। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी थी ताकि आयकर में कुछ राहत मिल सके, लेकिन ये भी सच था कि कई करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी थी। उनकी ये सावधानी और नियंत्रण उनके स्वभाव का हिस्सा था। प्रताप सिंह जी के 3 बेटे थे, अमित, सुमित और विनीत। तीनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे यानी प्रताप सिंह जी के पोते पोतियां भी अब जवान हो चुके थे। प्रताप सिंह जी की पत्नी रमा देवी एक सौम्य और धैर्यवान महिला थीं, जो हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती थीं। लेकिन प्रताप सिंह जी का स्वभाव थोड़ा जिद्दी और सख्त था। उनकी आवाज में एक ऐसी दम थी कि उम्र के इस पड़ाव पर भी लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। 75 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह जी का स्वास्थ्य अब कमजोर हो चुका था। उनका शरीर दुबला पतला हो गया था और वे अब जल्दी थक जाते थे। कई बीमारियां उन्हें घेर चुकी थीं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जोड़ों का दर्द। अब वे व्यापार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी थी। दिन में वे घर पर आराम करते, थोड़ा टहलते और शाम को जब बेटे घर लौटते तो उनसे व्यापार की प्रगति के बारे में पूछते। जरूरत पड़ने पर सलाह देते और गलतियों पर सख्ती भी दिखाते। प्रताप सिंह जी ने कभी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था। रमा देवी ने कई बार बेटों के कहने पर उनसे बंटवारे की बात की, लेकिन प्रताप सिंह जी टस से मस न हुए। इसके पीछे उनका एक सोचा समझा कारण था। वे जानते थे कि उनके बेटों में आपसी एकता की कमी है। तीनों का स्वभाव अलग था और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर तकरार करते थे। प्रताप सिंह जी को डर था कि अगर उन्होंने अपने जीते जी बंटवारा कर दिया तो बेटे न केवल व्यापार को अलग अलग कर लेंगे बल्कि एक दूसरे से रिश्ता भी तोड़ लेंगे। वे चाहते थे कि उनकी संपत्ति और व्यापार उनके बेटों को एक साथ रखे ताकि परिवार की एकता बनी रहे। जब भी बेटे बंटवारे की बात छेड़ते, प्रताप सिंह जी गुस्से में आ जाते और उनकी कड़क आवाज गूंज उठती, जब तक मैं जिंदा हूँ इस संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। तुम लोग मेरी मेहनत की कमाई को यूं ही लुटा दोगे। बेटे चुप हो जाते, लेकिन पीठ पीछे उनके मन में असंतोष पनपता। वे आपस में शिकायत करते। पिताजी को क्या लगता है, क्या वो ये सारी दौलत अपने साथ ले जाएंगे? जीते जी बंटवारा कर दें तो कम से कम हम अपनी जिंदगी तो संभाल लें, नहीं तो मरने के बाद तो लड़ाई झगड़ा होना ही है। 2 साल और बीत गए। प्रताप सिंह जी की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। उनकी कमजोरी इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीनों में वे कई बार अस्पताल में भर्ती हुए, कभी आईसीयू में तो कभी सामान्य वार्ड में। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनकी उम्र और बीमारियों को देखते हुए उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इन 6 महीनों में बेटों और बहुओं के मन में संपत्ति के बंटवारे की चर्चा और तेज हो गई। वे खुलेआम तो कुछ न कहते, लेकिन मन ही मन हिसाब किताब लगाते रहते। रमा देवी ये सब देखती, लेकिन चुप रहती। उनके मन में दुख था कि उनके बेटे अपने पिता की हालत से ज्यादा संपत्ति की चिंता में डूबे हैं। आखिरकार एक दिन प्रताप सिंह जी की बीमारियां उन पर भारी पड़ गईं। रात के 8 बजे अस्पताल में उनकी सांसें थम गईं। उस समय सिर्फ रमा देवी उनके साथ थी। प्रताप सिंह जी के चेहरे पर शांति थी, लेकिन रमा देवी का दिल टूट चुका था। अपने पति को खोने का दर्द उनके लिए असहनीय था। प्रताप सिंह जी के मृत शरीर को रात में ही घर लाया गया। सभी रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई कि अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह 11 बजे होगा। उस समय अमित और सुमित घर पर थे, जबकि विनीत व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर में था।
जैसे ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने फोन पर कहा, अंतिम संस्कार मेरे आने तक रोक देना, मैं सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाऊंगा। उसने तुरंत टिकट बुक की और अगले दिन सुबह सुबह घर पहुंच गया। घर में मातम का माहौल था। प्रताप सिंह जी का मृत शरीर आंगन में रखा था और रिश्तेदार धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। अमित और सुमित अपने पिता के पास बैठे थे, आंखों में आंसू लिए। विनीत पहुंचा तो दोनों भाइयों ने उसे गले लगाया। पंकज ने कहा, विनीत, पिताजी के अंतिम दर्शन कर ले, अब उनकी ये सूरत फिर कभी नहीं दिखेगी। ऐसा कहते हुए दोनों फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन विनीत का व्यवहार सबसे अलग था। उसने अपने पिता के मृत शरीर पर एक ठंडी नजर डाली और बोला, भैया, दर्शन तो हो गए, अब जरा पिताजी की संपत्ति के कागज दिखाओ। अमित ने चौंकते हुए कहा, अरे विनीत, अभी तो पिताजी की लाश पड़ी है, पहले अंतिम संस्कार कर लें, फिर आराम से बैठकर बंटवारा कर लेंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। सुमित ने भी अमित की बात का समर्थन किया, लेकिन विनीत टच से मस नहीं हुआ। उसने तीखे लहजे में कहा, नहीं, पहले बंटवारा होगा, अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो सकता है, पिताजी की लाश सड़ी तो नहीं जा रही, मुझे ये जानना है कि मेरे हिस्से में कितना आएगा। सुमित ने समझाने की कोशिश की, विनीत, हम 3 भाई हैं तो संपत्ति के 3 बराबर हिस्से होंगे, इसमें क्या बहस। लेकिन ये सुनते ही विनीत का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बराबर हिस्सा क्यों? मैं दिन रात व्यापार के लिए दौड़ता हूँ, एक शहर से दूसरे शहर, टूर पर टूर, और तुम दोनों बस कुर्सी पर बैठकर हिसाब किताब देखते हो। मैं सारा काम करता हूँ तो मुझे बराबर हिस्सा क्यों मिले? मुझे ज्यादा चाहिए। अमित को विनीत की बात चुभ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, और मैं क्या करता हूँ? मैं इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी का हिसाब रखता हूँ। टैक्स बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं ये सब ना करूँ तो सारी कमाई टैक्स में चली जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल है, मुझे तो तुम दोनों से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। सुमित भी चुप ना रहा। वो बोला, और मैं फैक्ट्री का सारा काम संभालता हूँ, मजदूरों से लेकर मशीनों तक सब मेरे जिम्मे है। अगर मैं ये ना करता तो तुम लोग इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तीनों भाइयों की बहस बढ़ती गई। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बात इतनी बिगड़ी कि उन्होंने ऐलान कर दिया, पहले बंटवारा, फिर अंतिम संस्कार। ये सुनकर घर में हंगामा मच गया। रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग बेटों के इस व्यवहार की निंदा करने लगे तो कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। रमा देवी पति की लाश के पास बैठी थीं। उनके चेहरे पर गहरा दुख था और आंखें नम थीं। बेटों की लड़ाई की बातें उनके कानों तक पहुंच रही थीं। वे समझ रही थीं कि उनके बेटों के लिए संपत्ति उनके पिता की मृत्यु से भी बड़ी हो गई है। तभी रमा देवी के बड़े भाई राम स्वरूप जी गुस्से में बोले, अरे नालायको, अपने पिता का अंतिम संस्कार तो कर लो, तुम्हें बस संपत्ति के हिस्से की पड़ी है। क्या तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा? उनकी ओर एक बार भी देखा? ये सोचने की कोशिश की कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? एक बार उनसे भी पूछ लो कि वो क्या चाहती है। सुमित ने बेपरवाही से कहा, मामा जी, माँ से क्या पूछना, वे तो वही करेंगी जो हम कहेंगे। और अंतिम संस्कार आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। पहले हमें बंटवारे का फैसला करना है। रामस्वरूप ने समझाया, बेटो, पहले जो जरूरी है उसे करो। पिता का अंतिम संस्कार करना तुम्हारा कर्तव्य है। पहले फर्ज निभाओ, फिर हक की लड़ाई लड़ो। लेकिन विनीत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सब सुन लो, बंटवारा अभी होगा। एक बार अंतिम संस्कार हो गया तो पता नहीं क्या हो। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और बंटवारा मैं ही करूंगा। बात इतनी बिगड़ गई कि तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुला लिया। प्रताप सिंह जी का घर एक दंगल का मैदान बन गया था। वकील कागजात लेकर पहुंचे और घर में ही अदालत सज गई। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच किसी को रमा देवी की भी सुन नहीं थी। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं
और अपने भाई रामस्वरूप से कुछ बात करने लगी। बाहर हंगामा बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार अंतिम संस्कार की देरी से परेशान थे, लेकिन बेटे और बहुएं संपत्ति के बंटवारे में उलझे थे। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी घर के बाहर रुकी और कुछ लोग प्रताप सिंह जी के मृत शरीर को उठाकर ले जाने लगे। ये देखकर विनीत चिल्लाया, अरे ये कौन है? पिताजी की लाश को कहाँ ले जा रहे हो? रामस्वरूप रमा देवी के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, इन्हें कोई न रोके। ये सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं। तुम्हारी माँ ने इन्हें बुलाया है। तीनों भाई हैरान रह गए। रामस्वरूप ने आगे कहा, तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने की जगह लड़ाई चुनी। रमा ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में देने का फैसला किया है। वे नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद उनके पति का अंतिम संस्कार करे। और जिस संपत्ति के लिए तुमने इतना हंगामा किया, उसका फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। ये सुनकर तीनों बेटों के पैरों तले जमी खिसक गई। वे अपनी पत्नियों के साथ दौड़े दौड़े रमा देवी के कमरे में पहुंचे। अमित ने गुस्से में कहा, माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिताजी की लाश दान देने का फैसला कैसे कर लिया? विनीत ने भी चिल्लाया, और सारी दौलत का फैसला भी आपने कर लिया। हमें तो बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? रमा देवी चुप थीं। उनकी आंखें छत की ओर टिकी थीं। बेटे बोलते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तभी अमित को कुछ शक हुआ। वो माँ के पास गया और उन्हें हिलाया। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। रमा देवी भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थीं। ये देखकर बेटे और बहुएं सन रह गए। अमित की नजर माँ के पास रखे एक कागज पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटों, जिनके लिए तुम्हारे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, दिन रात मेहनत करके ये धन दौलत कमाई, आज उनकी लाश घर के आंगन में पड़ी है, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे बड़ी शर्मिंदगी तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारा ये हाल करोगे। अच्छा ही हुआ कि तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं रमा देवी आज तुमसे अपने माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीन रही हूँ। तुम जैसी लालची औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से बेहतर है कि ये शरीर किसी के काम आए। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने मृत शरीर को अस्पताल में दान करने का फैसला किया है, ताकि मरते हुए भी किसी को जीवन दे सकें। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुमने अपने पिता की लाश के सामने इतना तमाशा किया, उस पर मेरा कानूनी हक था। मैंने उस दौलत को इस शहर के सभी वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे बेटे एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें सिर्फ संपत्ति से मतलब था। अब मैं और तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और उनकी पत्नियां सन रह गए। वे जमीन पर बैठकर रोने लगे। कुछ देर बाद एक दूसरी एम्बुलेंस आई और रमा देवी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार चुपचाप लौट गए। तीनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्रताप सिंह जी और रमा देवी की दौलत, जो उनके लिए सब कुछ थी, अब उनके हाथ से निकल चुकी थी और उनके माता पिता का अंतिम संस्कार करने का हक भी उनसे छिन गया था। सेठ प्रताप सिंह जी की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि लालच और स्वार्थ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि परिवार की कीमत क्या होती है। शायद प्रताप सिंह जी को अपने बच्चों की नीयत का पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी जायदाद का बंटवारा नहीं किया। पर रमा देवी, उनकी हिम्मत की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।